Welcome to Human Peters channel, your one-stop solution for UGC NET Paper 1 preparation. If you are preparing for UGC NET Paper 1, get in touch with Human Peters. तो आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं? Right in front of you there is Paper 1 syllabus. इसमें एक टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड में कीवर्ड्स हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन. आज हम इस सब टॉपिक से रिलेटेड लास्ट 15 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गो थ्रू करेंगे. सो इससे पहले के जो सब टॉपिक्स दिख रहे हैं हमें, टीचिंग एंड लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इससे रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं. तो अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं और आने वाले ऐसे ही वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उसके लिए ह्यूमन पेरेटस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए. ठीक है. और उससे भी पहले हमें क्या करना है, ह्यूमन पेरेटस के लर्निंग मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म पर चलते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड ओपन कर लेते हैं and then I'll go to this chapter 3rd which is basically related to your subtopic of factors affecting teaching. तो इसमें बुकलेट देख लेते हैं एक बार. तो इसमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, राइट? ओके. एंड टीचिंग एंड लर्निंग के बीच में कंपैरिजन जो काफ़ी कॉमन है, हमें आमतौर पर सबको पता होता है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग. बट येस, देयर आर स्टेटमेंट्स विच कैन कम फ्रॉम दिस बेसिक डिफरेंस. ओके, सो वी मस्ट गो थ्रू. ठीक है. जहां से भी पढ़ने को मिले टीचिंग लर्निंग के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है, एक बार लाइंस गो थ्रू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर टीचिंग एंड लर्निंग स्किल्स होते हैं. सो टीचर्स हैव सम स्पेशलाइज्ड स्किल्स. ठीक है. जैसे दे मस्ट बी इंटरेक्टिव, कॉन्फिडेंट, दे मस्ट हैव ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, दे मस्ट शो टीम वर्क, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स होने चाहिए एंड लाइक सो ऑन. ही और शी मस्ट बी एम्पैथेटिक ऑल्सो. लाइकवाइज लर्नर्स also must exhibit certain skills, जैसे creative thinkers होने चाहिए. they must have also communication skills, collaborating skills to work in team with their peer mates. ये सब होना चाहिए, right? अब next आते हैं fourth point I'll show you in the next video, effective teaching. ठीक है. बट इसमें है क्या, let me show you. It's a scientific approach towards effective teaching which is given by Gary Borich, in which he has mentioned what are the key behaviors and helpful behaviors for making the class effective or for effective teaching. इसके लिए एक separate video cover करेंगे. So इसका नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो इसी अफेक्टिव टीचिंग पर रहेगा. तो इसको देखने के लिए ह्यूमन पेरेटस के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए. अब चलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, जो कि कीवर्ड भी मेंशन्ड है आपके सिलेबस में. ठीक है. तो हमें उसमें क्या क्या कवर करना है. बेसिकली व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, टीचर्स, इंस्टीट्यूशन रिलेटेड, लर्निंग एनवायरनमेंट रिलेटेड, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज एंड लर्नर्स रिलेटेड. देखिए इसमें यहाँ पे सबसे ज्यादा जो एग्जाम में कई बार गलती होती है ना, टाइम को बचाने के चक्कर में व्हाट वी एग्जैक्टली डू इज कि हम क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते हैं. वहां पे लिखा होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू लर्नर्स, तो हम टीचर वाला भी मार्क कर देंगे. या लर्निंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड पूछा है तो हम सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ द टीचर उसको भी मार्क कर देंगे. तो ये सब चीजें अवॉइड करनी है. इंस्टीट्यूशन रिलेटेड पूछा तो इंस्टीट्यूशन रिलेटेड ही हमें चेक करना है. जैसे टीचर रिलेटेड फैक्टर स्पेसिफिक क्या होंगे, वी आर टॉकिंग हेयर अबाउट दोज फैक्टर्स विच आर रिलेटेड टू टीचर्स. तो टीचर्स के पास सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, यस ऑफ कोर्स. ठीक है. उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करने की भी एबिलिटी होनी चाहिए, टीचिंग स्किल्स होने चाहिए, बिहेवियर और पर्सनैलिटी अच्छा होना चाहिए, मेंटल हेल्थ होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए टीचर. ठीक है. डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन हमारे को अपना आंसर चूज करना है. ऐसे लर्नर रिलेटेड, लर्नर में क्या होना चाहिए, लर्नर का सबसे पहले मेंटल हेल्थ अच्छा होना चाहिए, वेलबींग अच्छी होनी चाहिए, ही मस्ट हैव बेसिक पोटेंशियल, और उसके जो गोल्स हैं वो होने चाहिए लाइफ में लर्न करने के लिए, एस्पिरेशंस होनी चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, राइट, विलनेस भी होनी चाहिए. तो ये लर्नर रिलेटेड फैक्टर है, ये टीचर रिलेटेड फैक्टर्स नहीं है. ऐसी इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज रिलेटेड फैक्टर्स में क्या होंगे कि वॉट एवर द स्पेस विच इज बीन प्रोवाइडेड by the institute which is facilitating your learning,
उसके बारे में बात हो रही है कि क्लासरूम्स कैसे होने चाहिए, लैब रूम्स कैसे होने चाहिए, सेमिनार ऑन कैंपस, ठीक है, या जो भी वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी क्रुशियलिटी के बारे में बात होती है इन दी इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज रिलेटेड फैक्टर्स, ठीक है, ओके। लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नो डाउट, राइट, ओके। और कैसा होना चाहिए कि जहां पर थोड़ा सेल्फ लर्निंग की भी पॉसिबिलिटी हो। इट इज नॉट कि कोई जो लर्निंग है दैट मस्ट ऑलवेज बी फोर्स्ड ऑन द लर्नर्स, ठीक है। तो अथॉरिटेरियन अप्रोच नहीं होनी चाहिए कि लर्निंग एनवायरनमेंट को कंड्यूसिव बनाने के लिए लर्नर्स के लिए। इंस्टीट्यूशनल रिलेटेड फैक्टर्स कौन से होने चाहिए कि इंस्टीट्यूशन कैसा होना चाहिए, वहां पर ऑटोनॉमी होनी चाहिए सबसे पहले तो टीचर्स के पास, इतनी ऑटोनॉमी एटलीस्ट होनी चाहिए कि वो सेल्फ कंट्रोल एग्जर्ट कर पाए क्लासरूम एक्टिविटीज पे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा एक्सेसिव कंट्रोल भी रखेंगे, टीचर विल नॉट बी एबल टू गिव देयर बेस्ट, ठीक है, और उससे उनकी क्लासरूम एक्टिविटीज पे अदरवाइज इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। तो ये सब चीजें हमें कवर करनी है और इन क्वेश्चंस को स्पेसिफिकली हमें ध्यान से पढ़ना है। वैसे तो सारे क्वेश्चंस को ही अच्छे से पढ़ लो पहली बार में, तो हमारा टाइम उससे भी बच जाता है, नो डाउट थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम जरूर लगता है, लेकिन ओवरऑल टाइम मैनेजमेंट सही तरीके से हो जाती है। सो लेट अस गो थ्रू लास्ट 15 years क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक, किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं और क्या अप्रोच रहेगी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, वो भी हम साथ साथ डिस्कस करते हैं अपने वीडियोस में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर नॉट रिलेटेड टू कंटेंट। अब देखिए कंटेंट से रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है, हमारा कंटेंट भी होता है, करिकुलम भी होता है, तो उससे रिलेटेड बात हो रही है, तो हमें लर्नर्स और टीचर्स को भूल जाना है यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन ही जैसे आप चेक कर लो, रेडीनेस एंड विल पावर किसके पार्ट पे चाहिए, लर्नर्स के पार्ट पे चाहिए, कंटेंट में नहीं चाहिए ये चीज, ठीक है। बी होना चाहिए ऑफ कोर्स, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट और लर्निंग एक्सपीरियंसेस। इस टॉपिक से रिलेटेड ऑल्दो क्वेश्चंस काफी सिंपल भी होते हैं, बट कंफ्यूजन वहां होती है कि जब हम वी आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश कि किस चीज से रिलेटेड उन्होंने फैक्टर्स पूछे हैं, ठीक है। कंटेंट से रिलेटेड बात हो रही है तो बी 100% जाएगा। बेसिक पोटेंशियल ऑफ द लर्नर नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि लर्नर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, कंटेंट की बात हो रही है। नेचर ऑफ द कंटेंट और लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ कोर्स। मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर किसको चाहिए, टीचर को चाहिए, ना लर्नर को चाहिए ना कंटेंट को चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर क्या रहेगा योर अच्छा हमसे पूछा क्या है इसमें, ये पूछा है, देखिए अब जल्दबाजी करेंगे तो यहाँ पे नॉट छूट जाता, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर नॉट रिलेटेड टू कंटेंट, तो यानी कि ए, सी और ई रहेगा इसका आंसर, ठीक है जी। अब चलते हैं आगे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इफेक्ट लर्निंग ऑफ लर्नर्स। इसमें ऑप्शंस है फैमिली स्ट्रक्चर, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, कल्चरल बैकग्राउंड एंड टाइप ऑफ स्कूल। सो लर्नर्स से रिलेटेड बात हो रही है, तो उनके फैमिली स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, उनका सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, किस कल्चर को बिलोंग करते हैं, तो दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द learning of the learners and the type of school in which they are learning. For example, private school है, government school है, central school है, बहुत फर्क पड़ता है on the learning of the learners as far as the school is concerned in which they are learning, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं वो मैटर करते हैं फॉर द लर्निंग ऑफ लर्नर्स, ठीक है जी। फैमिली स्ट्रक्चर हो गया, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, कल्चरल बैकग्राउंड एंड टाइप ऑफ स्कूल। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस ऑफ सपोर्ट मटेरियल। अब सपोर्ट मटेरियल की बात हो रही है, वट एवर सपोर्ट मटेरियल और हैंडआउट्स और लर्निंग मटेरियल वी गिव टू स्टूडेंट्स, उसकी इफेक्टिवनेस की बात हो रही है। तो सपोर्ट मटेरियल ऑफ कोर्स कैसा होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए उसमें और कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी भी होनी चाहिए, सो ओवरऑल कवरेज होनी चाहिए। क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल इज नॉट द आंसर हियर। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी का मतलब यह है कि आपकी बल्कीनेस, मतलब कितना बड़ा है, कितना ज्यादा इंक्लूड किया गया, क्वांटिटी की बात नहीं हो रही है। कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी होनी चाहिए बट क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, ठीक है। 10 मटेरियल, 15 मटेरियल, 20 मटेरियल प्रोवाइड कर दिए बट काम की उसमें एक भी बात नहीं की, तो उसका क्या फायदा, ठीक है। एप्रोप्रिएटनेस फॉर द लर्नर्स एज एंड लेवल एंड रेलेवेंस टू द लर्निंग
ऑब्जेक्टिव्स। अब ये जो सी एंड डी हैं अगर हम देखेंगे, यस ऑफ कोर्स रेलेवेंस भी होनी चाहिए, जो हमारे ओवरऑल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स सेट किए गए हैं उससे तो मैच करना चाहिए ना सपोर्ट मटेरियल, ठीक है। ओके, तो इसका आंसर है ए, सी एंड डी। और सी क्यों है? अप्रोप्रिएटनेस फॉर द लर्नर्स एज एंड लेवल इसलिए है क्योंकि लर्नर की एज और लेवल के अकॉर्डिंग ही तो सपोर्ट मटेरियल होता है ना। सो इफ द पर्सन इज लर्निंग इन क्लास 8 तो हम उसको 5th क्लास का या 10th क्लास का कैसे दे दें? तो दैट इज नॉट सूटेबल फॉर हिम, ठीक है। तो इसीलिए इफेक्टिवनेस ऑफ सपोर्ट मटेरियल 3 जो ऑप्शन दी हुई है उसमें से 3 इसके लिए सही रहेंगे, ठीक है। अब चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेज टू इंक्रीज मोटिवेशनल क्लाइमेट इन द क्लास। अब पूछा गया है मोटिवेशनल क्लाइमेट कि मोटिवेट कैसे होंगे बच्चे। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं, यूज अ वेराइटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज टू मेंटेन स्टूडेंट इंटरेस्ट। तो उनका स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट मेंटेन करने के लिए इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज यूज करनी है डिफरेंट। गिविंग देम अपॉर्चुनिटी टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, तो इससे भी वो मोटिवेट होंगे, ठीक है। ए से भी होंगे, अलाउ सरकाजम एंड सुपीरियरिटी टू एग्जिबिट इन द क्लासरूम। तो ये देखो बहुत ही नेगेटिव सी स्टेटमेंट है, सो दिस कैन नॉट बी द आंसर। फॉस्टरिंग क्लासरूम एटमॉस्फेयर, तो ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर ए, बी, डी होना चाहिए, ठीक है जी, फाइन। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड टीचिंग। अब सिंपल पूछा कि गुड टीचिंग की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। कोई लर्नर पर्सपेक्टिव नहीं पूछा, कोई टीचर पर्सपेक्टिव नहीं पूछा, कोई इंस्टीट्यूट रिलेटेड, कोई एनवायरमेंट रिलेटेड नहीं पूछा। सिंपल हमसे पूछा गया है व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गुड टीचिंग। तो रिस्पॉन्सिव ह्यूमन एनवायरमेंट टू फॉस्टर एक्सप्लोरेशन, appropriate responsiveness to the child and the group, knowledge of subject matter। तो एक बार सारे पढ़ लेते हैं। maintaining interpersonal relationship, strict adherence to a rigid teaching plan। तो इसका आंसर क्या है? देखिए अब सारे के सारे आप ये सारे पॉजिटिव हैं और ये वाला नेगेटिव है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑटोमेटिकली बी बनता है। अब एक बार सारे देख लो, रिस्पॉन्सिव ह्यूमन एनवायरमेंट एक्सप्लोरेशन फोस्टर करनी चाहिए, गुड टीचिंग तभी होगी। रिस्पॉन्सिवनेस अच्छी होनी चाहिए टुवर्ड्स चाइल्ड एंड द ग्रुप। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर ओवरऑल टीचर की होनी चाहिए, ठीक है। मेंटेनिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आपस में जो रिलेशनशिप्स हैं बिकॉज दे हैव टू वर्क इन टीम्स, तो टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के पास कोलैबोरेटिव स्किल्स होने चाहिए। तो ए, बी, सी, डी तीनों बनते हैं, ई नहीं बनता बिकॉज it is a negative statement also, ठीक है। strict adherence to a rigid teaching plan, तो टीचिंग प्लान क्या रिजिड होना चाहिए? नहीं, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन की हमेशा गुंजाइश होनी चाहिए, ठीक है। Which of the following are the basic requirements of effective teaching? अब देखिए लास्ट क्वेश्चन की तरह ही ये वाला क्वेश्चन भी दिख रहा है। effective teaching की रिक्वायरमेंट्स देखनी है। टीचिंग ओनली व्हाट इज इंक्लूडेड इन द करिकुलम, तो ओनली लगा दिया इन्होंने, तो यहाँ से रिस्ट्रिक्ट हो गई ना स्टेटमेंट, तो ये आंसर नहीं होगा। पढ़ो दोबारा से, टीचिंग ओनली व्हाट इज इंक्लूडेड इन द करिकुलम। ऑफ कोर्स व्हाट इज इंक्लूडेड इन द करिकुलम वो तो करना ही है, लेकिन टीचिंग ओनली बोल दिया तो दैट इज नॉट मेकिंग सेंस, ठीक है। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। अगेन देखिए यहाँ पे ये आ गया, यूजिंग अ रिजिड टीचिंग अप्रोच। रिजिड वर्ड हो गया, ओनली वर्ड हो गया, ये हमारे जो स्टेटमेंट्स है ना उनको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वो स्टेटमेंट्स हमारा मतलब या तो आउटसाइड दी आंसर होंगे या इनसाइड दी आंसर होंगे, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। एक्सीलेंट टीचिंग नॉलेज, ठीक है। एबिलिटी टू कनेक्ट विथ स्टूडेंट्स, तो अब आप देख लो कौन से सही बन रहे हैं, बी, डी एंड ई, तो सी आंसर इसका होना चाहिए। नेक्स्ट अब चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरमेंट। तो इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है? ऑल इंक्लूसिव मीन्स इंक्लूडिंग ऑल, इंक्लूडिंग एवरीवन, या कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होनी चाहिए कि सबको कवर कर लो, ठीक है। सो क्लासरूम में स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू कंफर्म टू स्ट्रिक्ट, देखो स्ट्रिक्ट लिख दिया तो ये नहीं हो सकता। अगर आपको नहीं भी पता इंक्लूसिव लर्निंग, तो इंक्लूसिव होता है ना जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन, की सबको साथ लेके चलेंगे, सबके लिए ये अपॉर्चुनिटी, ये फैसिलिटी अवेल कराएंगे, ठीक है। तो इंक्लूसिव का मतलब ये कि सबको साथ लेकर वाला जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वो, तो ये नहीं होना चाहिए आंसर, ठीक है। ए, क्लासरूम वेयर ओनली स्टूडेंट्स ऑफ सर्टेन एथनिसिटी आर अलाउड, तो अगेन देखो बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव स्टेटमेंट है कि कुछ एथनिसिटी वाले बच्चों को ही आप इन्वॉल्व करो क्लास डिस्कशन में। अगेन दिस कैन नॉट बी द आंसर। नहीं पता जहां पर मैं उसकी बात कर रही हूँ, पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। क्लासरूम वेयर स्टूडेंट्स आर डिस्करेज फ्रॉम आस्किंग क्वेश्चंस, अगेन अ नेगेटिव स्टेटमेंट। लास्ट बचती है, इसको देख लो, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट भी है। क्लासरूम वेयर ऑल द स्टूडेंट्स आर अनकरेज टू शेयर देयर यूनिक एक्सपीरियंसेस एंड पर्सपेक्टिव्स, सो ऑल द स्टूडेंट्स हो गया ना इंक्लूजन सबका,
ठीक है, तो दिस इज हाउ वी हैव टू मार्क अवर आंसर इवन इफ वी डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड विच इज यूज्ड इन द क्वेश्चन. ठीक है, given below are two statements. again दो statements दी हुई हैं. learners cultural background has no impact. तो अभी हमने डिस्कस किया था कि कल्चर का बहुत फर्क पड़ता है, हम कौन से कल्चर को बिलोंग करते हैं. that also mark a significant impact on the study experiences of the learners. तो ये statement जो है वो गलत हो गई because here they are writing it has no impact. second statement देखते हैं. gender is not a strong predictor of academic achievement. ठीक है, तो जेंडर बॉय हो, गर्ल हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. सो इट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर ऑफ अकेडमिक अचीवमेंट. कोई भी आगे हो सकता है, लड़कियां भी आगे हो सकती हैं, लड़के भी आगे हो सकते हैं. तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. ठीक है, ओके. सो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स वाइल स्टेटमेंट 2 इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which factor plays a crucial role in creating an effective learning environment? अब देखिए effective learning environment की बात हो रही है. ठीक है, तो किस तरह का environment, देखो जो सबसे पहले आप सेट असाइड कर सकते हो ना कि ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, वो देख लेते हैं. जैसे नीचे से शुरू करो. एडमिशन टू स्टूडेंट्स फ्रॉम एलीट क्लास, नहीं हो सकता. ठीक है, सिर्फ एलीट क्लास के बच्चों को एडमिशन दे दो, तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना कि इफेक्टिव लर्निंग इससे कैसे हो जाएगी. फोकस ऑन फॉरेन लैंग्वेज यूज. ठीक है, अब ए और बी में एक बार को डाउट हो सकता है. टीचर्स क्वालिफिकेशन, एनवायरमेंट की बात हो रही है तो टीचर्स क्वालिफिकेशन जो आएगा वो टीचर रिलेटेड फैक्टर हो गया ना. ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज लर्निंग एनवायरमेंट का पार्ट हो सकता है कि लर्निंग एनवायरमेंट तब ज्यादा इफेक्टिव होगा जब इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज अच्छे से अवेलेबल होंगी. ठीक है, ओके. सो सिर्फ ट्रेडिशनल नहीं बल्कि हमारे को मिक्स इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज यूज करनी चाहिए. मिक्स मतलब कि ट्रेडिशनल भी और मॉडर्न भी. ठीक है, ओके. बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक रिक्वायरमेंट. अगेन इफेक्टिव टीचिंग की बेसिक रिक्वायरमेंट देख रहे हैं किस तरह के क्वेश्चन है और ऑप्शंस क्या है. इग्नोरिंग इंडिविजुअल, तो देखिए नेगेटिव स्टेटमेंट लगा दी, तो बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं हो सकती. ये वाला तो 100% सेटिसाइड हो गया. यूज ऑफ ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स, अभी मैंने डिस्कस किया कि हमें मिक्स बैग यूज करना चाहिए ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों का, क्योंकि 21st सेंचुरी की डिमांड है ये. रिजिड अडेरेंस, तो ये तो पहले भी हम सेटिसाइड कर चुके हैं कितने सारे आंसर्स में, अभी हमने जो देखे. ठीक है, तो बचा क्या, एडिक्वेट रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो श्योर शॉर्ट आंसर हिट करने के लिए इस तरह के मेथड्स हम अगर फॉलो कर लें तो 100% सही होगा आंसर. ठीक है, Which of the following are the learner related factors? अब क्या पूछा है, इसको मार्क कर लो. learner related इसी पे फोकस मारना है. तो जहां पहले तो learner आ रहा है वो उठा लो. अब देखो अगर ई कितना स्टूपिड दे दिया, पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड बिहेवियर ऑफ टीचर, ये कैसे आ जाएगा. तो ई तो हो ही नहीं सकता. अब आप देखो यहाँ ई दे दिया, यहाँ ई दे दिया, यहाँ ई दे दिया, बचा कौन सा ऑप्शन, यानी कि बी आंसर होना चाहिए इसका. समझ रहे हो. तो एक बार पढ़ के देख लेते हैं कि ABCD पढ़ के भी तब भी देख लेना, ऐसा नहीं है कि आप इस पे ही कर दो, बट एक सेकंड के लिए चारों ऑप्शन देख लो. लर्नर्स लेवल ऑफ एस्पिरेशन होती है, रेडीनेस एंड विल पावर, बेसिक पोटेंशियल ऑफ द लर्नर होना चाहिए, फिजिकल और मेंटल हेल्थ. अभी हमने जब मैंने आपको LMS दिखाया था ह्यूमन पैराडाइज का, तब ये बताया था कि लर्नर्स के अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए टू मेक लर्निंग इफेक्टिव. ठीक है जी, ओके. तो ये सारी स्टेटमेंट्स इसका आंसर रहेंगी. ठीक है, तो बी अकॉर्डिंगली सही आंसर है. चले आगे. अब पूछा है कंटेक्स्ट ऑफ करिकुलम. करिकुलम की बात हो रही है. ठीक है, एक होता है कि कंटेंट क्या पढ़ाया जा रहा है, जो हमने पहले क्वेश्चन में शायद फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में डिस्कस किया था. एक होता है करिकुलम. करिकुलम मतलब जो आपका कोर्स है उसका सिलेबस की बात हो रही है, करिकुलम की बात हो रही है. ठीक है, तो इसको जरा ब्रॉडर होराइजन के साथ देखना है. करिकुलम शुड बी मॉडिफाइड रेगुलरली. यस, एज पर दी चेंजिंग एनवायरनमेंट जो है वो करिकुलम उसके अकॉर्डिंगली मॉडिफाई किया जाना चाहिए. ठीक है, तो करिकुलम मॉडिफाइएबल होना चाहिए. ठीक है, करिकुलम शुड हैव थियोटिकल कंसेप्ट्स. देखो ओनली लगा दिया, मैंने बोला ना ओनली वाला रिस्ट्रिक्टेड होता है, तो ये आंसर नहीं रहेगा. करिकुलम शुड बी डिराइव फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेरेटिव्स. एक बार को इस स्टेटमेंट को छोड़ते हैं क्योंकि शायद ये बहुत ज्यादा ब्रॉड व्यू ले गए हैं. ठीक है, डी और ई पे चलते हैं. करिकुलम शुड बी मेड एज पर द नीड्स ऑफ इंडस्ट्री एंड सोसाइटी. एज पर नीड्स एंड इंडस्ट्री ऑफ सोसाइटी तो होना चाहिए ना. अगेन अडेप्टेबल होना चाहिए, जो इंडस्ट्री और सोसाइटी की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग करिकुलम होना चाहिए. ठीक है, अगर मैं
आज के युग में जी रहे हैं, एंड इफ वी आर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ओनली, तो उसका क्या यूज है? ठीक है, करिकुलम शुड बी टीचर सेंट्रिक, तो टीचर सेंट्रिक नहीं होना चाहिए, इट शुड बी लर्नर सेंट्रिक। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं रहेगा। अब आते हैं सी स्टेटमेंट जो हमने छोड़ी थी, करिकुलम शुड बी डिराइव फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल इंपेरेटिव्स ऑफ द कंट्री। यस, जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है उस इंपेरेटिव्स को सैटिस्फाई करते होना चाहिए, इन अलाइनमेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स होना चाहिए। ऑफ कोर्स किसी भी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है और उस कंट्री में पढ़ाए जाने वाले डिफरेंट कोर्सेज में डिफरेंट जो करिकुलम होता है, दैट शुड बी इन अलाइनमेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। ठीक है, तो सी भी आपका आंसर रहेगा, तो ये भी रहेगा। ठीक है, तो इससे हमारा आंसर, फाइनल आंसर क्या हो जाता है? A, C and D, which is C option. ठीक है, for building a professional environment of an educational institution, अब educational institution की बात हो रही है। ठीक है, इंस्टीट्यूट कैसा होना चाहिए? टीचर मस्ट आस्क हिज और स्टूडेंट्स अबाउट अदर टीचर्स टीचिंग। अब प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल एनवायरमेंट किसके अंदर? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो टीचर मस्ट आस्क हिज और स्टूडेंट्स अबाउट द अदर टीचर्स टीचिंग मेथडोलॉजी, गलत बात है ना, दूसरे टीचिंग मेथडोलॉजी के बारे में जान के क्या करेगी टीचर? तो प्रोफेशनल तो नहीं हुआ ना ये। टीचर मस्ट फील एनवियस, अगेन अ नेगेटिव स्टेटमेंट, दिस कैन नॉट बी द आंसर। टीचर मस्ट वर्क एज अ टीम, यस, कोलैबोरेटिव स्किल्स होने चाहिए टीचर्स में to have professional environment in that particular educational institution. Senior teacher must encourage junior teachers, so there must always be encouragement from the senior teacher to the junior teacher for everything. ठीक है ना, wherever required. तो आपका ये भी आंसर रहेगा, तो सी और डी इसके आंसर होने चाहिए। ठीक है जी, ओके, चलते हैं आगे। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स कैन अ टीचर एस्टैब्लिश अ गुड रेपर्ट विद हिज और हर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स के साथ गुड रेपर्ट बनानी है तो क्या चाहिए? शोइंग अथॉरिटी इन द क्लास, ये तो नहीं हो सकता। इंप्रेसिंग स्टूडेंट्स बाय हिज और हर नॉलेज एंड स्किल, प्लेइंग द रोल। अब देखो, बिकमिंग फ्रेंड टू द स्टूडेंट्स, फ्रेंड बन के क्या करेगी टीचर? ठीक है, फिर तो फ्रेंडशिप निभाते रहेंगे क्लास में, पढ़ाई तो होने से रही। ठीक है, आगे चलते हैं, बी एंड सी में देखते हैं। इंप्रेसिंग स्टूडेंट्स बाय हिज और हर नॉलेज, अब बी और सी में देखो आपको लगेगा कंफ्यूजन, इंप्रेस नहीं करना स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट अपने आप इंप्रेस होते हैं, इंप्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, सी पे चलते हैं। प्लेइंग द रोल ऑफ गाइड एंड फैसिलिटेटर विद अ डिजायर टू हेल्प देम, तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है इस क्वेश्चन का, कि गाइड और फैसिलिटेटर की तरह काम करती है टीचर, करता है या करती है। ठीक है, ओके, तो सी इसका आंसर है। इफेक्टिवनेस ऑफ अ टीचिंग डिपेंड्स अपॉन, अब टीचिंग की इफेक्टिवनेस पूछी है। ठीक है, तो अब सारे के सारे टीचर रिलेटेड फैक्टर्स ही हैं। पहली बात तो ऑप्शंस में आप देखो तो टीचर रिलेटेड फैक्टर्स ही हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन ऑफ ए टीचर, हैंड राइटिंग ऑफ अ टीचर, तो हैंड राइटिंग ऑफ अ टीचर तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्वालिफिकेशन ऑफ द टीचर, अब मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखो, पर्सनैलिटी ऑफ द टीचर, टू सम एक्सटेंट पर्सनैलिटी ऑफ द टीचर भी इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग के लिए जरूरी होती है, लेकिन डी ऑप्शन पे जाओ तुम्हें और अप्रोप्रिएट लगेगा। एबिलिटी ऑफ टीचर्स टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट टू द लर्नर्स, सो इफ आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट टू माई लर्नर्स, द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग वुड बी नील। ठीक है, ओके, फाइन। Which of the following strategies can be used for making classroom teaching effective? Classroom teaching को कैसे effective बनाया जा सकता है? Strategies क्या है? Using suitable teaching aids, yes. Effective communication skills होने चाहिए। Asking students to write and memorize, उनको write और memorize, तो rote learning नहीं होती। Rote learning is not a positive answer. ठीक है, तो वो strategy कहीं ना हमेशा आंसर में सेटिसाइड की जाएगी। Discussion in classroom, यस। यूजिंग मल्टीमीडिया टूल्स, यस। तो अब आंसर देख लो आपका क्या बना। ठीक है जी, तो फाइनल आंसर हमारा बन गया ए, बी, डी एंड ई। ठीक है जी, सी आंसर है इसका। नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रू अबाउट नॉन फॉर्मल लर्निंग एनवायरनमेंट? मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये, क्लास में हम कई बार इसको लेके लड़ लेते हैं इस क्वेश्चन को देख। ठीक है, तो कैसे, क्यों, किस बात पर लड़ाई होती है अभी वो भी देख लेते हैं। स्टेटमेंट देखो, बड़े मजेदार स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहली बात तो ये पूछा है व्हाट इज ट्रू, क्वेश्चन हाईलाइट करके बता देती हूँ मैं आपको क्या बोला है। ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट सही है विद रिस्पेक्ट टू नॉन फॉर्मल लर्निंग एनवायरनमेंट? एक होता है फॉर्मल, जैसे कि मैंने आपको
शायद किसी वीडियो में बताया था कि नॉन फॉर्मल होता है और एक फॉर्मल टीचिंग होती है। फॉर्मल हो गई कि ये एग्जाम्पल मान के चलो क्लासरूम में बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हो। नॉन फॉर्मल हो गया कि अदर देन क्लासरूम सेटअप आप कहीं पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ना इस चीज को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमेशा जो नॉन फॉर्मल होती है ना वो अनस्ट्रक्चर्ड होती है और फॉर्मल जो होती है ना वो स्ट्रक्चर्ड होती है। तो ऐसा मानना बिल्कुल 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 गलत है, ठीक है। तो अब पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट्स। नॉन फॉर्मल भी स्ट्रक्चर्ड हो सकती है, नॉन फॉर्मल में भी सर्टिफिकेशन दिया जा सकता है। क्यों? अगर मैं अपने बच्चों को क्लासरूम से बाहर ले जाके कहीं पढ़ा रही हूँ तो क्या मैं उनका सर्टिफिकेट कैंसिल? ठीक है, एक टीचर कह रही है कि आज हम पार्क में जाके पढ़ाई करेंगे, हमारा मन है खुली हवाओं में पढ़ेंगे, बॉटनी की क्लास हो रही है, पौधों के बारे में पढ़ेंगे, तो नॉन फॉर्मल एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है। तो ना भी बॉटनी की क्लास हो, हम खुली हवाओं में पढ़ेंगे, ठीक है, स्कूल की छत पे जाके पढ़ेंगे। तो क्या है ये? तो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों तरह हो सकती है, फॉर्मल भी और नॉन फॉर्मल भी, ठीक है। और सर्टिफिकेशन और नॉन सर्टिफिकेशन दोनों में ही होती है, नॉन फॉर्मल में भी होती है, ठीक है। तो इसलिए ये देखो, लर्निंग डज नॉट टेक प्लेस इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, क्योंकि डज नॉट लगा दिया है। तो इसका मतलब कौन सी ट्रू स्टेटमेंट होती है? अगर दिया होता तो लर्निंग टेक्स प्लेस इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, स्ट्रक्चर्ड वे में होती है नॉन फॉर्मल में। डज नॉट एम एट सर्टिफिकेशन, क्या मुझे लर्नर्स को सर्टिफाई नहीं करना अपनी नॉन फॉर्मल लर्निंग में? बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये नॉट ट्रू है, ये भी नॉट ट्रू है। लर्निंग टेक्स प्लेस इन स्ट्रक्चर्ड मैनर, तो जरूरी तो नहीं है, ठीक है ना, स्ट्रक्चर्ड में ही हो। अभी हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर्ड नॉन स्ट्रक्चर्ड दोनों हो सकते हैं नॉन फॉर्मल। डी और ई पे चलते हैं। टेक्स प्लेस आउटसाइड फॉर्मल एजुकेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, यस, आउटसाइड फॉर्मल एजुकेशनल स्ट्रक्चर होती है, तभी तो इसका नाम नॉन फॉर्मल रखा गया है ना। रिलेट करके देखो तो डी तो आपको सही मिलना ही चाहिए, तो ये दोनों तो गलत ही हो गई, ठीक है। डी आपका यहाँ है और यहाँ है, और ए और बी में देख लो, ठीक है। तो सी आपकी रही नहीं, तो बी होना चाहिए, ठीक है, बी है इसका करेक्ट आंसर। फाइन, अच्छा लास्ट वाला भी पढ़ लेते हैं। इंटेंट्स टू अचीव प्री डिटर्मिन्ड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जो मेरे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं मुझे फॉर्मल में भी अचीव करने होते हैं, नॉन फॉर्मल में भी अचीव करते हैं। पढ़ाने का ढंग कुछ भी हो, लेकिन अल्टीमेटली अर्जुन ने मछली की आंख में जो निशाना लगाया था वो हमेशा पूरा होना चाहिए, वो चीज है, ठीक है। प्री डिटर्मिन्ड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स दोनों का ही एम होते हैं, वेदर फॉर्मल वेदर नॉन फॉर्मल, ठीक है जी, बी आंसर है इसका। बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स इन डिटर्मिनिंग इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग? लर्नर, अब अंडरलाइन कर लेते हैं, लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स पूछे हैं। तो आप ये देखो, टास्क रेलेवेंट कॉम्पिटेंसीज ऑफ लर्नर्स, कंटेंट मास्टरी ऑफ द टीचर, तो ये तो नहीं हो सकता, कंटेंट मास्टरी तो नहीं हो सकती ना, ठीक है। तो अब आप देखो सेकंड ऑप्शन यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, तो ये दोनों तो मेरे कट गए, यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, ठीक है, ओके। अब लर्नर रिलेटेड ढूंढने हैं। चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड्स, कंपोजिशन ऑफ द क्लासरूम, रेडीनेस। अब रेडीनेस लेवल ऑफ, अच्छा दो ही फैक्टर्स हैं, हर एक ऑप्शन में दो हैं, इस तरह भी हम आंसर खोज सकते हैं अपना, ठीक है जी। तो आपका फिफ्थ तो आएगा ही आएगा, फिफ्थ दोनों में दिया है, यहाँ चक्रव्यूह में हमें फंसा दिया है कि दोनों में ही है फिफ्थ। अब फर्स्ट ज्यादा रेलेवेंट है या फोर्थ ज्यादा रेलेवेंट है? फर्स्ट और फोर्थ को कंपेयर कर लो, क्योंकि यहाँ फर्स्ट है यहाँ फोर्थ है। तो फर्स्ट क्या है? टास्क रेलेवेंट कॉम्पिटेंसीज, ऑफ कोर्स ये होना चाहिए, और ये कंपोजिशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है जी। ऐसे भी हम ढूंढ सकते हैं कि ऑप्शन में दो ही ढूंढने हैं, ज्यादा ढूंढने ही नहीं है। चलो आगे। What is the main aim of classroom management? क्लासरूम में जो मैनेजमेंट करती है टीचर, इधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, क्यों करती है? क्योंकि उसको पॉजिटिव रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। बाकी आप देखो, क्वाइट एनवायरनमेंट, प्राइमेसी ऑफ द टीचर, ऑर्डरली क्लासरूम नहीं, पॉजिटिव प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके, ताकि कुछ जो आउटपुट है, वो जो मैंने लर्निंग आउटकम सोचे हैं वो अटेन किए जा सकें, ठीक है। अक्षय, an 8-year-old boy, was emotionally stable and performed well in school. 8 साल का बच्चा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा था. His parents have divorced recently. Due to this, he has become a very anxious child. तो अब जो अक्षय है, आफ्टर द डिवोर्स ऑफ द पेरेंट्स, वो एंशियस रहने लगा है. What can Akshay's teacher do to help elevate his anxiety in the classroom? तो क्लासरूम में जो उसको एंशियसनेस होती है, उसको हटाने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए अक्षय की टीचर उसको कैसे कर सकती है सपोर्ट? तो चारों ऑप्शंस देख लो, पता चल जाएगा.
ठीक है, डी ऑप्शन देखो, हिज टीचर कुड टेल द अदर टीचर दैट अक्षय इज एंशियस, बट बाकी बच्चों के साथ शेयर कर दो, नहीं, ठीक है ना। ओके, हिज टीचर कुड प्रोवाइड अक्षय विद काउंसलिंग रिगार्डिंग हिज एंजाइटी, एक बार को ये आपको लगेगा कि हाँ काउंसलिंग करनी चाहिए टीचर को। हिज टीचर कुड रिस्पेक्ट अक्षय इमोशनल स्टेट एंड लीव हिम अलोन, देखो यहाँ रिस्ट्रिक्ट कर दिया, लीव हिम अलोन, अकेला छोड़ दे उसको, 8 साल का बच्चा ही तो है ना, तो टीचर की तरफ से भी सपोर्ट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। हिज टीचर कुड प्रोवाइड स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशनल टूल्स एंड चॉइस, तो टीचर का जो काम है वो काउंसलिंग करना नहीं है, उसका काम तो है पढ़ाना अच्छे से, और जो भी पढ़ाना है वो अच्छे से पढ़ाना, बस पढ़ाना और अच्छे से पढ़ाना। तो स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशनल टूल्स और चॉइसेस, इसमें चॉइसेस भी वो दे सकती है उसको, तो इसका आंसर ए रहेगा, ना कि सी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में ना ज्यादातर 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन होती है, टीचिंग एप्टीट्यूड में तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा कि 2 क्वेश्चंस में, मेरे को क्लास में बच्चे भी यही बोलते हैं मैम 2 क्वेश्चंस के बीच में फंस जाते हैं हम, 2 ऑप्शंस के बीच में फंस जाते हैं, तो फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमारे को ढूंढना होता है। व्हाट इज द सोल बेसिस ऑफ डिजाइनिंग द करिकुलम, तो अभी हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि करिकुलम कैसा होना चाहिए। अब ये कमर्शियल नीड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यानी कि पैसा कमाने के लिए होना चाहिए, नहीं। सोशो इकोनॉमिक स्टेट्स ऑफ द पेरेंट्स, उससे करिकुलम को क्या लेना देना। अब 2 बचे ए और सी, फिर 2 ऑप्शंस फंस गई। एजुकेशनल नीड्स ऑफ द लर्नर, अब यहाँ पे एजुकेशनल नीड्स ऑफ द लर्नर आंसर नहीं है, और ये आंसर है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेवलपमेंट इंपेरेटिव्स ऑफ द कंट्री, पहले भी हम पढ़ के आए हैं, तो इसलिए सी है। लेकिन एक क्यों नहीं है, एजुकेशनल नीड्स ऑफ द लर्नर के अकॉर्डिंग क्यों नहीं होना चाहिए। करिकुलम हम डिजाइन कर रहे हैं तो कंटेंट होना चाहिए एजुकेशनल नीड्स ऑफ द लर्नर, करिकुलम ओवरऑल सिलेबस है मेरा, ठीक है जी, ओके फाइन, सी इसका आंसर है। लिसनिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर, टीचर को क्यों लिसन करना चाहिए, क्यों बच्चों को सुनना चाहिए, ह्यूमर के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए, बिकॉज शी मस्ट एड्रेस द रिक्वायरमेंट ऑफ द लर्नर्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, ठीक है, बाकी ऑप्शंस नहीं है इसका आंसर, ठीक। When the learning outcomes of the students are ensured, learning outcomes achieve हो रहे हैं with employment of less resources, कम resources employ करके students learning outcomes achieve हो पा रहे हैं, and effort on the part of the teacher and more initiative for self learning is evident, ठीक है, टीचर का भी एफर्ट दिखाई दे रहा है, सेल्फ लर्निंग भी दिखाई दे रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल डिस्क्राइब, ये सारी स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए एक एक्सप्रेशन कौन सा होगा, आपको लगेगा टीचिंग इज सक्सेसफुल भी हो सकता है, टीचिंग इज इफेक्टिव, लेकिन जब भी आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ोगे द वर्ड इज इफेक्टिव rather than सक्सेसफुल टीचिंग, ठीक है। सो टीचर इज इफेक्टिव, टीचर इज इफेक्टिव, ना वो इंटेलिजेंट है, ना वो प्रैक्टिकल है, ना ही वो सक्सेसफुल है, जबकि टीचर मेरा कैसा है, इफेक्टिव टीचर है। इफेक्टिव टीचर का मतलब है यही जो आपने स्टेटमेंट पढ़ी, लर्निंग आउटकम्स अचीव हो रहे हैं, टीचर का भी एफर्ट दिख रहा है, बच्चे सेल्फ लर्न भी कर रहे हैं, रिसोर्सेज भी कम लग रहे हैं, तो दैट इज वाई टीचर इज इफेक्टिव, ठीक है, यहाँ टीचिंग इज इफेक्टिव। आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू दी, डू नॉट अब लगा दिया, डू नॉट कंट्रीब्यूट दी इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, ठीक है, अब हमें वो ढूंढने हैं। तो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द टीचर, टीचर का सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कभी मैटर नहीं करता, कभी मैटर नहीं करता, लर्नर का करता है लेकिन टीचर का नहीं करता। टीचर किस बैकग्राउंड से आता है, डज दिस मैटर, मैं किस बैकग्राउंड से आती हूँ, क्या मेरे लर्नर्स को फर्क पड़ेगा, नहीं, तो डू नॉट कंट्रीब्यूट में ये आंसर रहेगा। टीचर स्किल्स इन प्लीजिंग द स्टूडेंट्स, कितनी बच्चों को कैसे प्लीज किया जाए, टीचर ये देख रही है, तो इफेक्टिवनेस कहाँ से आ गई, टीचर सब्जेक्ट नॉलेज हमेशा, ठीक है ना, रहेगा। टीचर्स पर्सनल कॉन्टैक्ट विद स्टूडेंट्स, मेरे घर आओ चाय समोसे खाओ, क्या फर्क पड़ेगा इससे इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग से पे, ठीक है। तो ओनली आंसर अगर ये पॉजिटिव होता क्वेश्चन तो सी रहता, अब क्योंकि नेगेटिव है, डू नॉट कंट्रीब्यूट पूछा, तो ए बी एंड डी रहेंगे, ठीक है जी। आइडेंटिफाई द फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू पॉजिटिव लर्निंग एनवायरमेंट इन एन इंस्टीट्यूशन, पॉजिटिव लर्निंग एनवायरमेंट पूछा है, ठीक है। आप पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। द एक्सटेंट टू विच टीचर मेक्स क्लियर प्रेजेंटेशन, द स्कोप, देखो टीचर प्रेजेंटेशन दे रही है, क्लियर दे रही है, तो वो टीचर रिलेटेड फैक्टर हो गया ना, पॉजिटिव लर्निंग एनवायरमेंट से रिलेटेड पूछा है। द स्कोप फॉर शेयरिंग एंड ओपन डिस्कशंस विद इन द क्लासरूम एंड इंस्टीट्यूशन एज सच, तो क्योंकि इंस्टीट्यूशन भी लगा दिया, ओपन डिस्कशंस विद इन द क्लासरूम, ठीक है। तो पॉजिटिव लर्निंग एनवायरमेंट है ना, एनवायरमेंट ऐसा नहीं है कि रिजिड है, आप क्लास में बात नहीं कर सकते, डिस्कस नहीं कर सकते, जो इंस्टीट्यूशन ने बोल दिया, जो टीचर ने बोल दिया बस वही मानना है, तो ये नहीं हो रहा है इस इंस्टीट्यूट में, दैट इज वाई
ये पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट की निशानी है। टीचर्स मास्टरी ऑफ द कंटेंट, ठीक है, तो मास्टरी ऑफ द कंटेंट भी टीचर रिलेटेड फैक्टर है, पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट की निशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंट यूज ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्स ईदर इन द इंस्टीट्यूशन। देखो इस क्वेश्चन में ना हिंट ही दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है आपको कैसे पता चल जाता है, कई क्वेश्चंस में हिंट दे देते हैं। देखो इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे भी इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है। अब आप देखो इन दोनों में, और यही दोनों आंसर हैं इसके, दैट इज सेकंड एंड फोर्थ, यानी कि डी, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ द टीचर एंड हिज और हर गाइडेंस, तो टीचर की अवेलेबिलिटी डज नॉट रिलेट टू पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है, ओके। तो इसके दो आंसर हैं, सेकंड एंड फोर्थ। Which of the learner characteristics will influence his or her perspective in a course of study? क्वेश्चन में बताना है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, और इन्फ्लुएंस पूछा है किस पे, हिज और हर पर्सपेक्टिव इन अ कोर्स ऑफ स्टडी। तो लर्नर कैरेक्टरिस्टिक में लर्नर्स कमिटमेंट होनी चाहिए, ठीक है। पेरेंट इंटरेस्ट इन द लर्नर, ये इसका कोई वो नहीं है यहाँ पर। प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर, ऑफ कोर्स लर्नर्स की पहले से क्या नॉलेज है, 6th क्लास में बच्चा है तो 5th क्लास तक की नॉलेज हो गई ना, तो होनी चाहिए, वो मैटर करती है। स्किल ऑफ द लर्नर इन द कंसर्न्ड एरिया, ठीक है, तो स्किल ऑफ द लर्नर इन द कंसर्न्ड एरिया, एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ स्टडी में पूछा है तो कंसर्न्ड एरिया में उसका स्किल भी होना चाहिए ना। अब 3 ही ऑप्शन है, एक बार देख लेते हैं हमारा आंसर निकल के आया, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, यहीं पे आंसर निकल गया, बाकी दोनों आंसर नहीं है। फैमिली साइज ऑफ द लर्नर, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द फैमिली टू विच द लर्नर बिलोंग्स, ठीक है जी, फाइन, ओके। आगे चलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ द गुड टीचर इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ गुड टीचर क्या होती है हमेशा, साउंड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। तो टीचर के पास सब कुछ हो ना हो, लेकिन साउंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर होनी चाहिए, तो ए आंसर रहेगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज इज मोस्ट एसेंशियल फॉर अ टीचर, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, अभी मैंने बताया था, ही शुड बी एन एक्सपर्ट इन हिज सब्जेक्ट। तो पेशेंस, वेल ड्रेस्ड, लर्नेड पर्सन मैटर नहीं करते, एक्सपर्टीज इन दी सब्जेक्ट मैटर वो मैटर करती है, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे सभी वीडियो को देखते रहने के लिए प्लीज ह्यूमन पेरिटस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।